बेटा आज की क्लास में स्टार्ट करूंगा कंपाउंड ट्रायंगल्स। कंपाउंड ट्रायंगल्स हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि मैंने अभी तक आपको फर्दर ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट नहीं कराया है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे जो कंपाउंड ट्रायंगल आएंगे उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये देखिएगा। क्वेश्चन किस फॉर्मेट का आएगा, अब ये देखिए। कंपाउंड ट्रायंगल का मतलब क्या है भाई? कंपाउंड ट्रायंगल का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स आ जाएं तो आप उसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको इनवर्स निकालना सिखाया था। इनवर्स की भी बात नहीं होती। तो आज की क्लास में हमारे दो सब टॉपिक चलेंगे, इनवर्स निकालना और कंपाउंड ट्रायंगल को सॉल्व करना। ऑलराइट, सबसे पहले हम करते हैं भाई, हाउ टू फाइंड एंगल। टुडे इज हाउ टू फाइंड एंगल। ठीक है बेटा, याद रखिएगा कि जब भी आपको एंगल फाइंड करना होगा, आप हमेशा क्या करोगे? ऑलवेज ऑलवेज अप्लाई इनवर्स ऑफ आ, आपने हमेशा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। अब फंक्शन का इनवर्स क्या होता है भाई? देखिए, अगर हम कहते हैं साइन एक्स, तो इसका इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स। ये होता है हमारे पास इनवर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में एग्जांपल देखते हैं इसकी। लेट सपोज भाई मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। ये एंगल मेरे पास है लेट से एक्स, इसको मैंने कह दिया 7 और इसको मैंने कह दिया 14। सबसे पहली बात ये बेटा कि आपको ये जज करना है कि यहां पर कौन सा ट्रिक का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब हम ये लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं कि साइड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ये हमारे पास अपोजिट है, बचा क्या हमारे पास? एडजेसेंट। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस मैं लिख रहा हूं यहां पर, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस। बेटा कौन से फॉर्मूले में आते हैं, कौन बताएगा? एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस कौन से फॉर्मूले में आएंगे? कॉस, बिल्कुल सही कहा। अब आपने कॉस अप्लाई करना है, सो काट हुआ था ना, कॉस एक्स इक्वल टू 7/14। हमें तो एंगल चाहिए, तो एंगल को हमने यहीं पे रखा, कॉस वहां लेके गए तो कॉस इनवर्स बन जाएगा एंड 7/14। अब कॉस इनवर्स कैसे निकालेंगे भाई? आपने कोई परेशानी की जरूरत ही नहीं है भाई, मैं आपको बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैं करा दूं पहले अपनी स्क्रीन को शेयर। ऑलराइट, अब मेरी आपको कंप्लीट स्क्रीन नजर आ रही होगी। जब आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले आप कैलकुलेटर पे देखो, टॉप पर आर लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अभी मेरा कैलकुलेटर रेडियन मोड पर है। आपको जाना है डिग्री मोड पे, क्या करोगे? शिफ्ट दबा के मोड, यहां पे नंबर 3 पे लिखा हुआ है डिग्री, आपने 3 प्रेस किया। देखिए आपके कैलकुलेटर के टॉप पे डी लिखा होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब ये डिग्री मोड पर आ गए। अब हमें क्या करना है? कॉस इनवर्स ऑफ 7/14। इसको लिख के इक्वल टू प्रेस करने के पहले आप ब्रैकेट क्लोज किया करें। ठीक है बेटा, इसको आपने इक्वल टू किया एंड यू गॉट 60। ये आपका आंसर आ गया। हम ना क्या पार्ट दोबारा बताऊं बेटा, बताएं मुझे कौन सा पार्ट आप दोबारा कह रही है बेटा? सो एक्स इज 60, ये आपका एंगल आ गया। हम ना किधर हैं आप भाई? हम ना, ओके, डिग्री में कन्वर्ट, ओके बेटा डिग्री में दोबारा कन्वर्ट बता रहा हूं मैं आपको। देखिए आप जाएंगे शिफ्ट, शिफ्ट दबा के आपने प्रेस किया मोड, मोड पे आप देखें नंबर 3 पे लिखा हुआ है डिग्री, तो आपने नंबर 3 प्रेस कर दिया, ये डिग्री। ऊपर आपको डी नजर आना चाहिए, व्हेन एवर यू आर सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री डी ऊपर होना चाहिए, पहले चेक किया करें। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने को दे रहा हूं, जरा आप मुझे बताइएगा करके क्या इसका आंसर आएगा।
ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। लेट सपोज ये 3 है, ये 8 है, और मैंने आपको कहा कि यार ये वाला एंगल एक्स निकाल के देना है आपने। फाइंड आउट द एंगल एक्स, और मुझे चैट में जरूर बताइएगा कि आप यहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करेंगे। वेरी गुड स्माइल, वेरी गुड हादिया। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि कौन सा फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। अगर ये 90 है तो बेटा दैट विल बी योर हाइपोटेन्यूज, ये एंगल होगा, ये अपोजिट हो जाएगा, एंड दैट इज योर एडजेसेंट। अपोजिट और एडजेसेंट का मतलब होगा दैट वी नीड टू अप्लाई 10 हियर। सो 10x इक्वल्स टू अपोजिट ओवर एडजेसेंट। 3/8 का 10 इनवर्स करना है भाई आपने अब। सो 10 इनवर्स ऑफ 3/8, 20.5, ये आपका एंगल आ गया। ठीक है बेटा, जब आप एंगल की बात करोगे बेटा तो आपका आंसर 1 डेसिमल प्लेस होगा। सही है, क्योंकि ये 20.55 था तो हम इसको कर देंगे 20.6। लेकिन एंगल हमेशा 1 डेसिमल प्लेस रहेगा, और लेंथ हमेशा 2 डेसिमल प्लेस रहेगी। ये आपका आंसर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो सवाल पूछ लिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं आएगा मैं आगे बढ़ता रहूंगा। ऑलराइट बेटा, अब कंपाउंड ट्रायंगल्स में आते हैं। बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, अच्छी तरह सुनिएगा, समझिएगा, ताकि बाद वाले क्वेश्चन आप खुद कर सकें। ठीक है, सो लेट सपोज हमारा क्वेश्चन आया भाई, भाई ये हमारा क्वेश्चन है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर एक्स वाई एंड जेड। ये हमारा क्वेश्चन है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर एक्स वाई एंड जेड। बिस्मा बेटा मुझे बताओगे, मैं क्या बताऊं वापस, आपका मैसेज आया हुआ है कोई? बिस्मा कैन यू अनम्यूट योर माइक बेटा, क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताइए आप। बिस्मा आप किधर हैं, मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है आप, आइए रही। बेटा मुझे बताएं बिस्मा, क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा? बेटा मुझे आपकी कोई आवाज नहीं आ रही। बिस्मा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा आप सिर्फ अपना माइक म्यूट और अनम्यूट कर रहे हो। अब देखिए बेटा ये क्वेरी है, सर वापस बता दें, कैलकुलेटर। ये क्वेरी है, मुझे वो इसको इंटरप्रेट कर सकता है बच्चा, तो मुझे बता दे कि बिस्मा क्या पूछना चाह रही है यहाँ पर। बेटा ऑनलाइन क्लास में आया करें प्लीज, माइक मैंने आपको पहले भी कहा है, माइक आपका वर्किंग में हो, क्योंकि इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, मैं बैठ के वेट कर रहा हूँ कब आपका मैसेज रिप्लाई आएगा, मैं क्या बताऊँ आपको। ऑलराइट, बेटा सबसे पहला काम जब आपके पास कंपाउंड ट्रायंगल होगा, आप अपने ट्रायंगल को लेबल करो, उसको नाम दो। तो मैंने नाम दिया भाई इसको ए बी सी डी। ये आपका पहला काम है, दैट लेबल योर ट्रायंगल। सही, पहला काम हो गया। अगर मैं आपसे कहूं, पूछूं कि आपको यहां पर कितने ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, अपना आंसर बताइए। आपको यहां पर कितने ट्रायंगल नजर आए?
अच्छा भाई, लोगों को दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं जबकि यहां पर तीन ट्राइंगल्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि कितने राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तो आप लोग ठीक कह रहे हो कि राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास दो हैं। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल्स है ना बेटा, मैं उनको सेपरेट कंस्ट्रक्ट करूंगा। अब लेबल करने का फायदा क्या हुआ? एक ट्राइंगल हमारे पास नजर आ रहा है बेटा बी सी डी, और एक नजर आ रहा है ए सी डी। यही दो ट्राइंगल्स हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल्स है बेटा, जो आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं सेपरेट कंस्ट्रक्ट करूंगा। जब मैं बी सी डी कंस्ट्रक्ट करूंगा तो वहां पर ए का पॉइंट नहीं होगा, और जब मैं ए सी डी कंस्ट्रक्ट करूंगा तो वहां पर बी का पॉइंट नहीं होगा। ये आपने ऐसे करना है कंस्ट्रक्ट। ये हो गया बी सी डी, सी पे 90 डिग्री है। ये हो गया ए सी डी, और सी पे 90। अब जो जो डेटा मेरे पास है वो मैं प्लेस करना स्टार्ट कर रहा हूं। डी और डी में मुझे पता है कि ये 7.4 है, ये 5.2 है, ये 11.3 है, और ये 5.2 है, और यहां पर एंगल है मेरे पास एक्स। सही है बेटा, यहां तक हम पहुंच गए। मैंने आपके ट्राइंगल्स को सेपरेट कर दिया। अच्छा जी, अब यहां पर मैं कुछ लेंस का नाम रख रहा हूं ताकि हम उसको फाइंड करें। जो लेंथ बी टू सी है, लेट सपोज उसको मैं कह रहा हूं कि यार ये मेरे पास पी है, और जो ए से लेके सी है इसको मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास टी है। अब आपका काम ये है कि आपको यहां पर पी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमारे पास पी निकालने के लिए पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई किया। 7.4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5.2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब अक्सर बच्चे यहां पर अपने कैलकुलेटर में निकालेंगे 7.4 का स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे। मैं कहता हूं अभी ना करें। ऐसा कहने की वजह, जितना एंड पर मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा मेरा आंसर उतना ही एक्यूरेट आएगा, क्योंकि बार बार राउंड ऑफ नहीं करूंगा मैं। स्टेप क्या करूंगा नेक्स्ट? 7.4 स्क्वायर अपनी जगह, माइनस का 5.2 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा कि मैं रूट अप्लाई कर दूंगा इसको। तो थर्ड स्टेप मेरे पास होगा अंडर रूट ऑफ 7.4 स्क्वायर माइनस 5.2 स्क्वायर इक्वल टू पी। मैंने सिर्फ पी को बनाया सब्जेक्ट, और अब मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेटर पे मैं इसको कैसे लिखूंगा। बट मुझे बताएं यहां से पहले कोई प्रॉब्लम बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, ओके बेटा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब मैंने कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है यहां पर, ठीक है। यकीनन अब आपको मेरा कैलकुलेटर नजर आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट ओपन किया, रूट पहले ओपन किया, फिर ब्रैकेट आ गया। अब मेरे पास वैल्यू क्या है बेटा? 7.4, ये स्क्वायर का बटन आ गया, माइनस 5.2 स्क्वायर का बटन आ गया। इससे जो आंसर आएगा ये सबसे एक्यूरेट आंसर आएगा मेरे पास। ओह, ये क्या कर दिया मैंने? 7.4 स्क्वायर माइनस 5.2, ब्रैकेट क्लोज नहीं किया हुआ मैंने एंड पर। दैट इज 5.26। सही है, क्योंकि लेंथ है, लेंथ हमारे पास 2 डेसिमल चलेगी। लेकिन पी मेरा फाइनल आंसर नहीं है। मेरा फाइनल आंसर तो एक्स वाई जेड निकालना है। पी मेरा फाइनल आंसर नहीं है, तो मैं इसको 3 डेसिमल प्लेस लेके जाऊंगा, 5.265। तो याद रखें बेटा, अगर आपको लेंथ का फाइनल आंसर देना है, जो फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेस होगा, तो पूरे क्वेश्चन में हम 3 डेसिमल प्लेस लेके चलेंगे। सही। अगर फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेस देना है तो पूरा क्वेश्चन 3 डेसिमल प्लेस लेके चलना होगा। आपने पूरी मैथ्स के लिए याद रखिएगा। अब आते हैं ए सी और डी पर। ए सी डी वाले ट्राइंगल पर दो अननोन है मेरे पास। एक है एंगल अननोन और एक है लेंथ अननोन। पहले मैं क्या निकालूं? ये मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, जो चाहे निकाले, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो पहले मैं लेंथ निकालता हूं, टी निकालता हूं, क्योंकि वो भी पाइथागोरस से होगा। उसकी वर्किंग क्या होगी?
डेसिमल प्लेस, बेटा डेसिमल प्लेस के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि जो लेंथ है आपकी, लेंथ का जो फाइनल आंसर होगा वो 2 डेसिमल प्लेस पर होना चाहिए फाइनल आंसर। अब मेरा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, मुझे तो y की वैल्यू देनी है, तो जो y का आंसर होगा वो मैं रखूंगा 2 डेसिमल प्लेस के ऊपर, लेकिन उसके अलावा जो बाकी लेंथ आएगी उसको लेके चलूंगा 3 डेसिमल प्लेस। सही है, सिर्फ फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेस पे लेके जाऊंगा। यस बेटा, हर चीज जरूरी है तभी तो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो टी निकालना मेरा फाइनल आंसर नहीं है बेटा, तो टी का आंसर मैं रखूंगा 3 डेसिमल प्लेस पर। जी बेटा जरूरी है बेटा, सर जी। अब टी का आंसर पर आइए भाई, पहले अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये हो जाएगा 11.3 स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 5.2 का स्क्वायर। यहां पे टी को बना रहा हूं सब्जेक्ट, ये हो जाएगा बेटा 11.3 स्क्वायर माइनस 5.2 स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा 11.3 स्क्वायर माइनस 5.2 स्क्वायर इक्वल टू टी। और अब इसकी वर्किंग हम करेंगे बेटा कैलकुलेटर पे, वही तो मैंने आपको बताया था अभी। रूट किया, ब्रैकेट खोल लिया, 11.3 स्क्वायर माइनस 5.2 स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया आपका आंसर 10.032, ई इक्वल टू 10.032। ये आपके दो आंसर्स आ गए। इन दो आंसर्स तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ में ना आई हो तो बताइएगा। ओके बेटा, अब एक्स की बारी आ गई। एक्स निकालना है भाई, एक्स तो एंगल है। अगर आपके पास एक्स एंगल है बेटा, ओके बेटा, एक्स अगर आपके पास एंगल है तो मुझे बताइए बेटा कि ये साइड है मेरे पास अपोजिट, ये साइड है मेरे पास हाइपोटेन्यूस। अपोजिट और हाइपोटेन्यूस के लिए मुझे कौन सा ट्रिक का फंक्शन यूज करना चाहिए, बताइए। अपोजिट और हाइपोटेन्यूस के लिए साइन अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम साइन अप्लाई करने जा रहे हैं बेटा, यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन एक्स इक्वल्स टू अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस। ये लिखा जाएगा साइन का फंक्शन। मुझे तो एंगल फाइंड करना है जो कि आपका एक्स है, तो साइन वहां जाके हो जाएगा साइन का इनवर्स। कैसे लिखोगे आप लिखोगे एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5.2 डिवाइडेड बाय 11.3। अब मैं आपको इसको भी कैलकुलेटर में प्लेस करके दिखा रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेटर मेरा एक्टिव हो गया होगा, कैसे आएंगे भाई देखें। शिफ्ट दबा के साइन प्रेस किया, सो यू गॉट साइन इनवर्स, फ्रैक्शन आ गया 5.2 डिवाइडेड बाय 11.3, और फंक्शन को जरूर क्लोज किया करें ऐसे करके। इक्वल टू प्रेस किया, यू गॉट 27.39। अब क्योंकि ये एंगल है और एंगल का आंसर है, तो मैं इसको 1 डेसिमल प्लेस लेके जाऊंगा, तो आंसर आएगा 27.4 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर होगा एक्स का, ठीक है बेटा। एक्स आ गया मेरे पास। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, मैंने काफी हद तक क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया, अब आंसर की तरफ जा रहा हूं। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है, आप सवाल जल्दी से पूछ सकते हैं। ओके, कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ना। अब अपनी मेन डायग्राम पर आइए। हमको तो y निकालना था ना बेटा। मैंने आपसे पहले क्या निकलवाया, मैंने आपसे निकलवाया पहले लेंथ ऑफ बी एंड सी। ये हमने निकाली, जिसको हमने p का नाम दिया था, ठीक है। और इसका आंसर आया था 5.265। फिर मैंने आपसे निकलवाई थी लेंथ ऑफ ए टू सी, इसका नाम मैंने रखा था t, और इसकी वैल्यू आई थी 10.032। अब मुझे ये बताएं कि y निकालने के लिए क्या करना चाहिए।
क्या y निकालने के लिए मैं आपसे कह सकता हूं कि t की वैल्यू में से p की वैल्यू को माइनस कर दें? बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया, तो t थी हमारे पास 10.032, तो 10.032 माइनस 5.265, ये आंसर आ गया 4.767। ओके, 4.767, क्योंकि ये मेरे पास फाइनल आंसर है बेटा। फाइनल आंसर को हमेशा 2 डेसिमल प्लेस लेके जाएंगे, तो आपका y का आंसर होगा 4.77। ये आपका y का फाइनल आंसर होगा 2 डेसिमल प्लेस के ऊपर। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई कंफ्यूजन है, जल्दी बता दीजिएगा। ओके, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब अब आते हैं भाई z पर। देखिए, z निकालने के हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आसान है। अच्छा, चलिए वो मेथड क्या है, उस मेथड के लिए आते हैं। बेटा मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर एक एंगल बन रहा है और इस एंगल का नाम मैंने रख दिया c। ये एंगल फाइंड करना है। मुझे आप ये बताइए, ये एंगल फाइंड करने के लिए विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी नीड टू अप्लाई, साइन कॉस एंड टेन, c निकालने के लिए। वेरी गुड इस्माइल, बहुत जल्दी आंसर दिया आपने बेटा, वेरी नाइस। तो सी निकालने के लिए हम साइन यूज करेंगे, सब एग्री कर रहे हैं, तो मैं भी अप्लाई कर देता हूं बेटा। अब सी निकाल, क्यों निकाल रहे हैं ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, बस सी निकाले फिर मैं आपको बताता हूं। तो ये हो जाएगा साइन एंगल सी इक्वल्स टू 5.2 डिवाइडेड बाय 7.4। साइन का इनवर्स करके मुझे आप बताएं क्या आंसर आ रहा है भाई एंगल सी का। क्या आंसर आ रहा है बेटा एंगल सी का साइन इनवर्स करने के बाद? किसी का आंसर नहीं आ रहा भाई, क्या हुआ? 44.64। ओके बेटा, 44.64, ये आपका एंगल आ गया। कांट ऑल थ्री बी अप्लाइड? हाँ बेटा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स है, तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो हम ना, बिल्कुल सही सवाल है आपका। ये हमारे पास आ गया एंगल सी। ओके बेटा, अब मैं इस एंगल को अपनी मेन डायग्राम पे मार्क कर रहा हूं, दैट इज 44.64। भाई ये एंगल आ गया 44.64। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये एंगल 44.64 आ गया, तो भाई ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? 180 में से माइनस कर देंगे, दैट लीड्स टू 135.36। स्ट्रेट लाइन का एंगल हमारे पास 180 होता है, हमने 180 में से माइनस किया 44.64 को, तो हमारे पास एंगल आ गया। अच्छा, अब ये एंगल क्यों निकाला? बेटा मैं अगर आपसे कहूं कि भाई ये जो शेप में हाईलाइट कर रहा हूं, इट इज अ ट्राइंगल, एग्री और नॉट? इट इज अ ट्राइंगल, राइट? अब हमें ये पता है कि ट्राइंगल का जो सम होता है एंगल का वो 180 होता है। हम इसको यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू फॉर जेड। तो अब मैं z के लिए ये कह सकता हूं दैट x प्लस 135.36 प्लस z इक्वल टू 180। ये मैं कह सकता हूं, सम ऑफ एंगल इज 180 होता है। यहां पर हमारे पास x की वैल्यू तो नोन है, x तो हम निकाल चुके थे। कितना है तो x का आंसर 27.4, तो x की जगह उसका आंसर 27.4। अब हम निकालते हैं भाई 135.36 प्लस 27.4 एंड 180 माइनस आंसर जो, तो आपके पास z का आंसर आ जाएगा 17.24। क्योंकि एंगल है 1 डेसिमल प्लेस पे रखना होता है, तो ये मेरा आंसर है। ये पूरा क्वेश्चन, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप मुझे बताइएगा बेटा, कि इसके बाद मैं आपको ऐसा ही क्वेश्चन करने को दूंगा।
बेटा स्माइल, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। हाउ 135 कम 135 कौन सा एंगल? बेटा 180 में से माइनस किया था ना, स्माइल बता तो रहा था मैं आपको। ये स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है ना बेटा, 180 में से इसको माइनस किया तो ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है बेटा, सबको बात क्लियर हो गई? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो सवाल पूछ सकते हैं आप, क्योंकि इसके बाद मैं आपको करने को क्वेश्चन दूंगा फिर। ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई। पहले आपने स्टार्ट करना है। और बेटा सबसे पहला काम मैंने आपको कहा था कि आप अपने ट्रायंगल को लेबल करो, तो मैंने कह दिया भाई ए बी सी डी। अब मैं ट्रायंगल्स अलग अलग बनाऊंगा। पहले मैंने ट्रायंगल बना दिया बी सी एंड डी, और फिर मैं बनाऊंगा ए सी एंड डी। अब आप सब एक्टिव हो जाए, मैं वैल्यूज आप लोगों से पूछूंगा, जागते रहिएगा, ठीक है? ये हमारे पास है बी सी डी, और ये है ए सी डी। क्या क्या हमें मालूम है? हमें मालूम है सी डी की लेंथ 8.4 है, एंगल बी 50 है। हमें मालूम है इसकी लेंथ 8.4 है, 18.3 है, और ये मेरे पास एक्स है। अब पहले हम आते हैं इस ट्राइंगल पर। यहां पर मुझे निकालना है लेंथ ऑफ बी सी, तो मैंने इसको कह दिया कि आप इसको कह दो भाई ये वेरिएबल पी है। अब यहां पर आप अप्लाई करोगे 1050। 1050 इज इक्वल्स टू अपोजिट ओवर एडजेसेंट। जल्दी मुझे बताएं पी का आंसर क्या आ रहा है आपके पास बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। पी की वैल्यू बताइए बेटा मुझे, बी और सी की वैल्यू क्या आ रही है? 7.048। भाई ये स्माइल का आंसर है, बाकी लोग कंफर्म कीजिएगा। 7.048 जो आपका आंसर हमने लिख दिया, ठीक है? अब जो बड़ा ट्राइंगल है इसमें आपने मुझे बताना है एसी, वो आप यूज कर सकते हो पाइथागोरस। तो ये हो जाएगा 18.3 स्क्वायर इक्वल्स टू 8.4 स्क्वायर। लेट सपोज के ए से लेके सी की लेंथ को मैंने कह दिया कि भाई ये क्यू है, प्लस क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस अप्लाई करें तो इसका आंसर आ रहा है 16.258। आई सपोज कि ये क्यू का आंसर आ रहा होगा आपके पास 16.258। इसी ट्राइंगल में मैं x निकाल सकता हूं बाय यूजिंग साइन। तो साइन x हो जाएगा मेरे पास अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। यहां पर आप साइन का इन्वर्स कर लोगे तो x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 8.4 डिवाइडेड बाय 18.3। x का आंसर आपने मुझे बताया 27 पॉइंट, हाँ ये आंसर 27.3। ये आ गया एक्स का आंसर। अब इन चीजों को अपनी जो मेरी मेन डायग्राम है मैं वहां पर मेंशन कर रहा हूं। तो जो ए से लेके सी लेंथ आई थी हमारे पास दैट वाज 16.258। जो बी से लेके सी की लेंथ हमारे पास आई थी जो आपने बताई मुझे दैट वाज 7.048। अब आप इन दोनों को माइनस कर लोगे टू फाइंड द वैल्यू फॉर वाई, और मुझे बता दें वाई का आंसर। वाई का आंसर क्या आ रहा है बेटा? 9.21। क्लियर बेटा? ये कंपाउंड ट्राइंगल्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे जल्दी बता दें। कंपाउंड ट्राइंगल्स में हमने सिंप्लीफाई करना सीखा कि कैसे आपने राइट एंगल ट्राइंगल को निकालना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। कोई कंफ्यूजन है? चलिए जी, आप लोगों का आंसर अगर है कंफ्यूजन सवाल पूछिएगा, आपका सवाल नहीं आएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके बेटा।
अब जब हम राइट एंगल ट्राइंगल्स को सॉल्व कर रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल्स में बेटा हमारे पास दो तरह के एंगल्स आते हैं और उन एंगल्स के नाम होते हैं। उनमें से एक को आप कहते हो एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरे को आप कहते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये अक्सर बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरा आसान वे में बताऊं इसको। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहली बात, दोनों के बारे में आप दो बातें याद रखिएगा। नंबर वन, जहां दोनों एंगल होंगे वहां पर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा। ये पहली बात याद रखिएगा। ये दोनों के लिए बता रहा हूं मैं आपको, चाहे एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, जहां बनेंगे वहां राइट एंगल ट्राइंगल होगा। दूसरी बात याद रखिएगा, ऑलवेज मेक इट विद हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से अक्सर बच्चे गलती करते हैं डिप्रेशन के एंगल में। एलिवेशन में गलती नहीं होती, डिप्रेशन में गलती होती है। इस पॉइंट का मतलब और इसमें गलती का क्या होता है भाई, क्या बच्चे गलती करते हैं वो मैं बताता हूं। सबसे पहली बात, मैं कुछ सिनेरियो बनाता हूं यहां पर, ठीक है। एक ये सिनेरियो आ गया मेरे पास, एक ये सिनेरियो आ गया और एक ये सिनेरियो आ गया। बेटा ये तीन सिनेरियोज हैं, ए बी एंड सी। ओके, ये तीन सिनेरियोज हैं और मैं नाम भी दे रहा हूं उसको ए बी एंड सी। आपने ये मुझे बताना है कि कौन सा एंगल है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ नहीं मिल रहा या नहीं बन रहा। वो कौन सा एंगल, ए बी या सी में से कौन सा एंगल है जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ नहीं बन रहा है। ये सवाल है भैया आपका। देखिए, आप सबकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, आप सबने लिख दिया भाई ए, क्योंकि ए में जो लाइन है वो दो इंक्लाइन लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। तो आपके पास जो एलिवेशन डिप्रेशन का एंगल है वो बी और सी में तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन वो ए में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये मतलब हुआ मेरी इस बात का, ठीक है बेटा। अच्छा जी, आगे डिटेल में बात करते हैं। अब जब हम बात करते हैं एलिवेशन, एलिवेट, एलिवेट का मतलब क्या होता है कि आप किसी हाइट पर जा रहे हैं, सही है ना। तो एलिवेशन का एंगल वो होता है जो आप बॉटम से टॉप की तरफ जाते हो, वो एंगल होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एग्जाम्पल, लेट सपोज कि भाई अहमद एक बच्चा है। अहमद कौन बच्चा है भाई, जो मैथ नहीं पढ़ता बाहर घूम रहा है, वो अहमद बच्चा है, ठीक है। अहमद घर से जा रहा था तो उसने रास्ते में एक ट्री देखा, ठीक है बेटा। ये अहमद ने ट्री देखा। क्यों देखा बेटा अहमद ने ट्री, क्योंकि वो मैथ नहीं पढ़ता, वो घूम रहा है फिर रहा है बाहर, ठीक है। अभी अहमद सीधा देखते हुए चल रहा था। जब आप और मैं भी चलते हैं सीधा देख के चलते हैं भाई। जब अहमद ने ट्री देखा तो ट्री पर उसको एक एप्पल नजर आया। जब अहमद एप्पल को देखेगा, जो एंगल बनाएगा अपनी लाइन ऑफ साइट से, उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये है, जो बॉटम से किसी हाइट पे जा रहा है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बॉटम से हाइट, वो सीधा देख रहा था, जितना वो डेविएट करेगा अपनी लाइन ऑफ साइट से उतने उस एंगल को कहा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है बेटा। तो बॉटम से टॉप पर जो एंगल बनेगा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ओके, अब अगर ये एलिवेशन है तो डिप्रेशन क्या होगा भाई। अब डिप्रेशन का एंगल देखते हैं। लेट सपोज कि वही बच्चा अहमद, वो अपने घर की छत पर गया। क्यों गया बेटा, क्योंकि वो पढ़ता पढ़ता नहीं है, फारिग बच्चा है वो अपनी घर पे जाके रोड पे गाड़ियां देख रहा है, ठीक है। रोड पे गाड़ियां देख रहा है,
ये अहमद खड़ा हुआ है, रोड पे दिख रहा है गाड़ी, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अब उसने एक गाड़ी को देखा, लेट सपोज ये वो गाड़ी आ गई, उसने गाड़ी को देखा, वो जो एंगल बनाएगा उस एंगल को कहा जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मेरी बात पूरी सुनिएगा और कंप्लीट होने दीजिएगा, ठीक है। ये जो मैंने एंगल बनाया है दैट इज रॉन्ग एंड इट इज वन ऑफ द लीडिंग मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में। क्यों भाई, क्या मिस्टेक है? मैंने आपको कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, कौन सी लाइन से बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा। ये बात बताइए। अगर आप इस एंगल को देखो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं बन रहा। मैंने ऐसे क्यों बताया? बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिली मिस्टेक जो एंगुलर डिप्रेशन में होती है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। अगर मैं यहां एंगुलर डिप्रेशन बनाना चाहूं तो बेटा पहले मुझे एक लाइन ऑफ साइट को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। उस लाइन के साथ जो हमारा एंगल बनेगा दैट इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो उस लाइन के साथ बनेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये लाइन जो ग्रीन वाली है इट इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल, दिस वन इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल। जहां दो लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई मींस दीज टू लाइंस आर पैरेलल। अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमें पता है कि वहां पर ऑल्टरनेट एंगल आता है। तो अगर ये एंगल डिप्रेशन का होगा तो भाई ये वाला एंगल भी तो सेम होगा डिप्रेशन का, क्योंकि यहां पर आपके पास z बनता नजर आ गया। ये z बन गया, जहां z होता है वहां ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, तो ये दोनों एंगल हो गए बराबर। अब यहां तक बात हो गई भाई। अब जब ये दोनों एंगल मैंने आपसे कह दिया बराबर हैं, तो अगर मैं इन दोनों एक्सरसाइज दोनों फिगर्स को कंपेयर करूं तो ये दोनों एंगल तो बराबर ही है। एक जगह हम कह रहे हैं एलिवेशन और एक जगह हम कह रहे हैं डिप्रेशन। तो इससे हम ये बात कंक्लूड कर रहे हैं दैट एंगल ऑफ एलिवेशन is equals to angle of depression। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों एक ही एंगल होते हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इनकी नोटेशन में। अगर आप एलिवेट बोलोगे इसका मतलब है कि आप बॉटम से किसी हाइट की तरफ देख रहे हो, और अगर आप डिप्रेशन बोलोगे इसका मतलब है किसी हाइट से आप ग्राउंड की तरफ देख रहे हो, बट दोनों एंगल आपके बराबर होते हैं। बात क्लियर हुई बेटा? तो दोनों एंगल को फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, सोकटवा यूज करेंगे। बस जो गलती होती है मैंने आपको बता दी, इस गलती से अवॉइड कीजिएगा कि डिप्रेशन का एंगल ये वाला एंगल नहीं होता। हमेशा लाइन ऑफ साइट का होना, हॉरिजॉन्टल लाइन का होना जरूरी है। अब कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्लियर बेटा? ओके बेटा, क्योंकि बाद हमने एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन की कर दी है, उसके साथ जो जो बातें इसके रेलेवेंट होंगी सब एक साथ डिस्कस करता रहूंगा। आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। ओके, अब जो बात बता रहा हूं अच्छी तरह सुनिएगा, क्योंकि पास पेपर्स में आपको इससे रेलेवेंट कंटेंट के सवाल बहुत कम नजर आएंगे, बट नजर आएंगे, नजर आएंगे। अब वो सवाल क्या है भाई? देखिए, मैंने आपको एलिवेशन डिप्रेशन तो पढ़ा दिया। अब एक और चीज क्या होती है भाई, एग्जामिनर एक चीज पूछता है हमसे दैट इज लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन। देखिए दोनों की बात होगी, लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब इसका कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। हमने आपकी क्या कर रही है बेटा, आपका नाम मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है तो ऐसे काम ना करें।
ओके, अब लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा, खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे लॉजिक क्या है। देखो बेटा, मान लो कि ये एक बॉय है, ठीक है। एक बॉय एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक बॉय एक बिल्डिंग से कुछ 50 मीटर्स के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। उसने उस बिल्डिंग को देखा, टॉप पर देखा, तो उसने एक एंगल बना दिया। और लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भाई वो जो एंगल बनाया वो उसने बनाया 30 डिग्री, एग्जाम्पल चल रही है, ठीक है। वो जो बॉय है वो मूव करता करता आगे आ गया। अब वो बॉय यहां पर खड़ा हुआ है। जब वो यहां खड़ा है तो जो डिस्टेंस है उसका वो अब जाहिर बात है कम हो गया होगा। तो अब वो 30 पर खड़ा हुआ है, बिल्डिंग से करीब आ गया। सवाल मेरा आपसे ये है कि अब जो एंगल वो बॉय बनाएगा, क्या वो 30 से ज्यादा होगा या 30 से कम होगा या 30 रहेगा? ये आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अब जो वो बॉय एंगल बनाएगा, क्या वो 30 होगा, 30 से ज्यादा होगा या 30 से कम होगा? ग्रेटर होगा। आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, इससे 3 बच्चों के आंसर आए, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे, तो समझ नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा मुझसे बेटा। बेटा 3 बच्चों के आंसर आए कि ग्रेटर होगा, बाकी बच्चों के आंसर्स नहीं है। चौथे का आंसर आ गया मोर, चले ठीक है। अगर मैं इसको, इसी बॉय को अगर मैं और आगे ले जाऊं, मान लीजिए मैंने इसको यहां खड़ा कर दिया, अब ये बिल्डिंग से और करीब हो गया। अब जो इसका एंगल होगा, जाहिरी बात है ये और ज्यादा होगा। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया? इससे हमने ये कंक्लूड किया कि जब वो आपसे लार्जेस्ट एंगल की बात करेगा, इसका मतलब है डिस्टेंस मस्ट बी शॉर्टेस्ट। जब लार्जेस्ट एंगल होगा, चाहे वो एलिवेशन हो चाहे वो डिप्रेशन हो, वहां पर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट आएगा। ये आपने एग्जाम्पल से देख भी लिया कि जितना डिस्टेंस कम होता रहा उतना आपका एंगल बढ़ता रहेगा। द शॉर्टर द डिस्टेंस, द लार्जर द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन विल बी। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर अगर आपको बोलेगा, कभी क्वेश्चन में बोलता है, सवाल आपको नजर आएंगे कि फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, तो वो आपको नहीं बताएगा कि आपको ये डिस्टेंस फाइंड करने की, आपको पता होना चाहिए। तो जहां पे वर्ड लार्जेस्ट एंगल का आएगा वहां पर आपका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन किसी को? एनीवन? आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ आ रहा है आप लोगों को, वेरी नाइस। एक डिप्रेशन वाली एग्जांपल मैं दूं आपको, ओके बेटा, एक डिप्रेशन वाली एग्जांपल देते हैं, ओके बेटा। लेट सपोज मैंने कहा कि भाई एक हाइट है और वो हाइट है हमारे पास 50 मीटर्स, ठीक है। एक हाइट है 50 मीटर्स की। एक बॉय इस बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हुआ है, एक बॉय खड़ा हुआ, और उसने बिल्डिंग से दूर कोई लेट सपोज 70 मीटर दूर उसने यहां पर अपने दोस्त को आते हुए देख लिया। ये उस बॉय का दोस्त आ रहा है। आपको ये बताना है कि इस बॉय का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। कौन से वाले बॉय का? इस बॉय का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब जो इस बॉय का एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वही इस बॉय का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, दोनों का सेम एंगल बन रहा होगा। तो अगर आप इसका डिप्रेशन निकालो या इसका एलिवेशन निकालो, ये एक ही बात है। तो मैं आसान करूंगा काम को और मैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लूंगा। तो इसका एंगल निकालने के लिए मुझे जस्ट tan का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इट विल बी 50/70, और इसका tan इनवर्स कर लेंगे, यू विल गेट द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। और डिप्रेशन को मार्क करने के लिए कीप इन माइंड कि आपको
हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी, दैट विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात क्लियर हुई बेटा? बेटा क्यों नहीं पूछेगा इस्माइल, मुझे आपकी बात का मतलब समझ नहीं आया, एग्जामिनर क्यों नहीं पूछेगा? चल, ये आपने अच्छा किया कि हैंड रेज कर दिया। जी बेटा इस्माइल आप बोलिए। सर मेरा ये था कि अगर हम एग्जामिनर अलग अलग वर्ड मतलब पहले एलिवेशन पूछे फिर डिप्रेशन पूछे, ये तो नहीं करेगा ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करता, एक सवाल में एक ही पूछेगा बेटा, तो एलिवेशन पूछेगा डिप्रेशन पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। और अगर पूछेगा और तो वैसे दो अलग ट्राइंगल्स होंगे बेटा, एक ट्राइंगल में नहीं पूछेगा। ठीक। और किसी का कोई सवाल बेटा, कोई प्रॉब्लम? बेटा अगर कोई लेक्चर में बात समझ में नहीं आती, कुछ चीज आपने मिस कर दी हो, तो रिकॉर्डिंग आपके पास होती है, आप जरूर देखा करें, उसको दोबारा देखें। कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, क्वेरी किया करें आप मुझसे क्लास में। ये मैंने डिटेल आपको बता दिया आज की क्लास में, कंपाउंड ट्राइंगल को सॉल्व करने का मेथड। कंपाउंड ट्राइंगल हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन हो गया, और सिर्फ मैंने आपको यह बताया कि लार्जेस्ट एंगल के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का होना जरूरी है। हर एक बात कनेक्ट होगी पास पेपर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो सब बातों को अपने पास नोट्स बना के लिखा करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, अब यहां पर मैं क्लास को एंड कर रहा हूं, और मैं यकीनन इसका होमवर्क आपको लाजमी दूंगा। कीजिए।